हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम डेमोक्रेसी पर रिलेटेड हमारा लेक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है। आर्टिकल 19 में दिया हुआ है ये हमें राइट टू डेमोक्रेसी का, राइट टू फ्रीडम का। राइट टू फ्रीडम से मतलब ये है कि डेमोक्रेसी है हमारे पास, जब भी तो हमारे पास बोलने की आज़ादी है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीज़न हैं। और ये सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राइट टू फ्रीडम है, यह कहना चाहिए डेमोक्रेसी का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न के लिए है, ना कि नॉन सिटीज़न के लिए। सिटीजन कौन होंगे कौन नहीं होंगे वो चैप्टर 2 में है, आर्टिकल 5 to 11 तक, तो वो हम बाद में देखेंगे। आज हम देखते हैं राइट टू डेमोक्रेसी के बारे में, राइट टू फ्रीडम क्या है। जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल 19 के ऊपर एक पहले वीडियो बनाई हुई है, वो डेमोस्ट्रेशन को लेकर है, प्रोटेस्ट को लेकर है कि प्रोटेस्ट करने का राइट है या नहीं है। ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है इसीलिए, लेकिन आज हम इसमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड करते हुए इसको जानेंगे कि क्या है। और उसके बारे में उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस वीडियो का भी। आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो मैंने दी है उसमें मैंने प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो अभी तक इंडिया में प्रोटेस्ट हुए हैं वो सब मैंने उसमें दिया है, डिटेल में बताया है। और केस लॉ भी देखा है उसमें हमने, काफ़ी केस लॉ भी। तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की मार्जिनल नोट्स देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसका बियर एक्ट भी साथ में देख सकते हैं। बियर एक्ट में मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम, जो कि जैसे कि इसकी मार्जिनल नोट से ध्यान मतलब क्लियर होता है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब हमारे जो राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड, उनकी ये प्रोटेक्शन करेगा। यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन दिए गए हैं। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, मतलब ऑल सिटीजन से मतलब इसमें सिर्फ सिटीजन्स को ही राइट दिया हुआ है ये। और उसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया गया है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात बोलने का या एक्सप्रेस करने का राइट दिया हुआ है, जो कि हमें एक राइट टू डेमोक्रेसी का राइट, मतलब राइट टू डेमोक्रेसी इसमें कहना चाहिए दिखाई देती है। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी तो तभी तो हम बोल सकते हैं अपने राइट्स के लिए। या जैसे अभी फार्म्स लॉज के अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो वो एक डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। फिर हम सेकंड देखते हैं, टू असेंबल पीसफुल एंड पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब पीसफुल डेमोस्ट्रेशन करने का हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसे कि मैंने आर्टिकल 19 का पहले भी बताया है, प्रोटेस्ट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी ये चीज़ क्लियर की है, आप चाहे तो उसे भी इसके साथ देख सकते हैं। फिर उसके बाद सब क्लॉज सी में क्या कहता है, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेट सोसाइटीज़, मतलब ये है कि आप जो है भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं और एसोसिएशन या यूनियंस बना सकते हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेक्शन करने के लिए, ना कि मतलब माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए, सोसाइटी का माहौल नहीं ख़राब होना चाहिए, ना ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। जैसा कि अभी तक फार्म्स लॉज के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें बार बार देखा जा रहा है, जो भी इसमें इस तरह के तत्व हैं जो कहना चाहिए इसको पीसफुल डेमोस्ट्रेशन से जो है शांति भंग करने वाला बनाने वाले पे तुले हैं, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। जैसे जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हमारे फंडामेंटल राइट है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी हमारे ऊपर एक तरह की जिम्मेदारी है, मतलब सिटीजन्स के ऊपर। सिटीजन्स को राइट दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ तक राइट्स हैं जहाँ तक कि सोसाइटी को नुकसान ना हो। ठीक है, यहाँ तक हम ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं। फिर सब क्लोज डी में आ जाते हैं, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब हम इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा भी है आम जिंदगी में, अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें कभी कहीं भी इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए कभी भी पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि टू मूव फ्रीली, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में, मतलब इंडिया के अंदर भारत के अंदर। जैसे हम यूपी से दिल्ली जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। बस ये है कि बस में अगर हम जा रहे हैं तो वो टोल टैक्स देना पड़ता है, गाड़ी से जाएंगे तो टोल टैक्स देना पड़ता है, वो गवर्नमेंट ड्यूटी होती है जो हमें चुकानी पड़ती है। लेकिन कोई भी पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है आर्टिकल 19 के सब क्लॉज डी में। सब क्लॉज ई में हम देखते हैं, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम मतलब कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं और रह सकते हैं, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। ठीक है, फिर हम इसके बाद ये आर्टिकल जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, जो डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताता है। अभी हम इसे और डिटेल में देख लेते हैं। दिस आर्टिकल रिलेटेड टू द सिटीजन्स राइट फ्रीडम वर्ड मेंशन्ड अंडर दिस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, जो
फ्रीडम वर्ड मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसका मतलब है एंड रिलेटेड टू द सिटीजन्स ओनली, और सिर्फ ये सिटीजन्स को दिया हुआ है। इसमें हम एक केस से इसे समझते हैं, केस लॉ से। धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस है दैट द यूज ऑफ द वर्ड फ्रीडम अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो वर्ड यूज किया गया है फ्रीडम एंड नॉट यूज इन द अदर क्लॉजेस, जो अदर हमने क्लॉजेस देखे उसमें कहीं भी फ्रीडम का यूज नहीं हुआ है, इम्प्लाइज दैट देयर इज टू बी गिवन ए वाइडर इंटरप्रिटेशन, जो कि एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देता है या मीनिंग बताता है इसका, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज कम्पेयर टू द अदर राइट्स। दूसरे राइट्स के अगर हम कंपैरिजन करें तो उसका मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो फ्रीडम है वर्ड, उसका ज़्यादा मतलब मीनिंग ब्रॉड निकल के आता है। मतलब ये स्पीच हियर मीन्स एनीथिंग यू हैव से और रिटन, मतलब स्पीच से मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ बोलें, सिर्फ और सिर्फ बोलने से मतलब नहीं, बल्कि लिखने से भी है। अगर आप कुछ लिखें या बोलें, दोनों ही स्पीच में की डेफिनेशन में आएगा। फिर एक्सप्रेशन से मतलब होता है एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन बाय कंडक्ट और जेस्टर, कोई भी मतलब हम कंडक्ट करें या जेस्टर दें, हाव भाव के द्वारा हम कोई चीज़ बताएं, तो वो भी हमारा एक तरह का एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, अपनी भावनाओं को या अपनी बातों को कहना। ठीक है जी। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव द फ्रीडम इन माइंड और एक्सप्रेस। हमारे पास फ्रीडम है साथ के साथ, तो हमारे माइंड में फ्रीडम है और फ्रीडम हमारा फ्री माइंड है, तभी तो हम उसे फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस भी है हमारे पास साथ के साथ। विच इज़ इन माई माइंड विच इज़ नॉट ओनली बिलीव ऑल्सो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारे माइंड में ही नहीं है बल्कि हमें बोलने की आज़ादी है। तो यही हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीजन होने की बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलता है। ठीक है, बहुत बड़ा एक तरह का राइट है, ये एक तरह का टूल है या हथियार है हम सिटीजन्स के पास कि हम अपने राइट टू डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कहीं लिमिटेशन है, जैसे कि हम किसी की कहना चाहिए डेफेमेशन नहीं कर सकते। डेफेमेशन से मतलब मानहानि नहीं कर सकते, किसी के बारे में गलत वर्ड्स नहीं बोल सकते जो उसके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो या कुछ भी हो जो उसकी कहना चाहिए मानहानि करे, इस तरह के वर्ड बोलना हमें नहीं है। मतलब एक लिमिट दे दी गई है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हुए हैं, लेकिन हम वहाँ तक अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ तक सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करने वाली है। फिर डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी से मतलब है गवर्नमेंट पीपल्स के लिए है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट मतलब लोगों से ही बनी हुई है, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर है। द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका पर्पस ये है सोसाइटी में वेलफेयर बना के रखना। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और अपनी बात जो है, जो सिटीजन है वहाँ पे पार्लियामेंट में जो हमारे मेंबर्स बैठे हैं, MPs हो या MLAs होते हैं, वो हमारे एक तरह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब हम सिटीजन्स के बिहाफ पे वहाँ पे हमारी बात रख रहे होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ये 3 फार्म्स लॉज है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो सारे फार्मर्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वहाँ पे सारे फार्मर्स तो नहीं जा सकते, लेकिन जो मेंबर बैठे हैं वो फार्मर्स के कहना चाहिए फ़ायदे के लिए, या कहना चाहिए उनके नुकसान के लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ फ़ायदे के लिए ही बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो 3 फार्म्स लॉज हैं उसमें अगर हम देखें तो वो तो ध्वनिमत से पास हुए हुए हैं, तो वहाँ पर यही कहा जा रहा है लॉकडाउन के बीच में हुए हैं, तो इसीलिए फार्मर्स उसका अपोज कर रहे हैं इन लॉज को, क्योंकि वो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए नहीं माने जा रहे हैं, फार्मर्स को अपने बेनिफिट के लिए नहीं लग रहे हैं। तो इस वजह से अगर हम देखें तो हमारे जो वो हैं मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, जो मेंबर्स बैठे हैं वो हमारे एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है। कोई भी कम्युनिटी है, मान लीजिए ये ट्रिपल तलाक पे बिल आया या वो एक्ट बना, तो उसमें सारे कहना चाहिए मुस्लिम्स कम्युनिटी वहाँ नहीं रही, हमारे मतलब बिहाफ पर जो है हमारे मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट में वो प्रोसीडिंग करते हैं, तो वो जो है हमारे एक तरह के रिप्रेजेंटेटिव है। गवर्नमेंट हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, हमें रिप्रेजेंट करती है, सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है, हमारे बिहाफ पर हमारे राइट्स और के बारे में बात करती है। वो बात अलग है, कई चीज़ें उसमें क्या होता है सिटीजन्स को पसंद नहीं आती, तो वहाँ पे हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अपने राइट्स के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट करके बोल सकते हैं, लिख कर बोल सकते हैं,
लेकिन हाँ, हम गवर्नमेंट के लिए कोई भी डेफिमेटरी मतलब वर्ड्स नहीं बोल सकते, ये चीज़ हमारी एक लिमिटेशन है होती है। एंड बाय द पीपल मीन्स कलेक्टेड बाय द पीपल्स, मतलब बाय द पीपल से मतलब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीज़न हैं या वासी हैं। और हम जो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, जो हमें दिया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न को दिया गया है, नॉन सिटीजन के लिए नहीं है। ठीक है, सिटीजनशिप पर भी एक अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो उसमें मैं क्लियर करूंगी इसे। फिर इसके बाद हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ टू काइंड्स लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन इंडिया। मतलब रिप्रेजेंटेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से मतलब होता है जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, जिनके लिए हम वोट डालते हैं, डायरेक्ट जो वोट डालते हैं। और इनडायरेक्ट वो होते हैं जो वहाँ पे जो पार्टीज जिसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उन पार्टीज ने जो अपने मेंबर्स बनाए हुए हैं, वो इनडायरेक्ट मेंबर्स हो जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से देयर इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स विच इज कलेक्ट बाय द पीपल, जो डायरेक्ट लोग कलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं वो इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, ये चुने जाते हैं। इंडिविजुअली रेक्टिफिकेशन देयर ओपिनियन, जो अपनी इंडिविजुअली जो है एक अपनी ओपिनियन देते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्शन हियर मीन्स पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इलेक्शन होते हैं वो इसका एक एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। यहाँ पे मीडिया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन वाला हमारा फंडामेंटल राइट है, उसमें फ्रीडम कहीं ना, वो कहना चाहिए मीडिया बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। फॉर द इलिटरेट और लिटरेट पीपल ऑफ द कंट्री और स्टेट, किसी भी कंट्री के लिए या उसके मतलब स्टेट के लिए जो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो मतलब पढ़ा लिखा तबका है और जो अनपढ़ तबका है, दोनों के लिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर्पस टू प्रोवाइड डिग्निफाइड लाइफ, मतलब इसका जो पर्पस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसका मेन पर्पस है एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करना, मतलब एक सम्मानजनक लाइफ जिंदगी या लाइफ प्रोवाइड करना, किसको, सिटीजन्स को। ठीक है, फिर हम इसमें ये जो जजमेंट है, इसमें हम कुछ पार्ट्स के हिसाब से देखते हैं, पॉइंट्स वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्निफाइड लाइफ मैंडेट्स दैट्स द बेसिक मिनिमम गारंटी ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस से मतलब एंड बेसिक रिक्वायरमेंट से मतलब क्या है, जो डिग्निफाइड लाइफ लोगों को मिले, उसके लिए है ये गवर्नमेंट जो है इंश्योर करेगी या गारंटी देगी कि लोग अपनी बात कह सके, अपनी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो उनके पास और एक्सप्रेशन हो। मतलब ये है तानाशाही नहीं होगी, जहाँ पे भी कहना चाहिए गवर्नमेंट अपने, जैसे 3 फार्म्स लॉज के अगेंस्ट लोग सड़कों पे है, उन्हें लग रहा है कि हमारे राइट्स के खिलाफ हैं ये एक्ट, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। तो ये हमें कहाँ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमें राइट दिया है, राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब अपने विचार रखने का या व्यक्त करने का हमें एक तरह का राइट दिया है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, should be there with all individuals and such right can be curtailed only on some limited or reasonable ground, dignified life। इसका मेन पर्पस है आर्टिकल 19 का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मेन पर्पस ये है कि डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करना। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि डेफिनेट राइट है, इसे कर्टेल भी किया जा सकता है, कर्टेल भी किया जाता है, लेकिन जब कुछ ऐसी कंडीशन हो, जैसे कि इमरजेंसी पीरियड होता है, इमरजेंसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, इससे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने से मतलब लॉ एंड ऑर्डर फेल होना, मतलब कहना चाहिए सोसाइटी का माहौल ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उस कंडीशन पे ये राइट्स जो है कर्टेल कर लिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट है ये राइट्स कर्टेल कर लेती है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे या बना रहे। ठीक है, अभी हमारे सामने जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है, जिससे हम इसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री के हम सिटीज़न हैं, ये हम इससे समझ सकते हैं क्योंकि वो लोग अपनी बात रख रहे हैं। उन्हें अगर इन लॉज से प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात रख रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट भी मीटिंग कर रही है उनके साथ, लगातार बनी हुई है, तो उन्हें वो गवर्नमेंट भी कहना चाहिए उस पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश में है। और वो लोग जो है अपनी एक बात पे मतलब
टिके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें ये एक्ट जो है रिपील चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो किसी की मतलब कहना चाहिए कोई कमेटी बना के ये लॉ नहीं लाए गए। दूसरा, ध्वनि मत से पास किए गए हैं। तीसरा ये कि किसी एग्रीकल्चर जो कहना चाहिए प्रोफेशनल से इसमें कोई राय नहीं ली गई। तो बहुत चीज़ें देखी जा रही है, और फार्मर्स कह रहे हैं कि हमारे पूरी तरह से कहना चाहिए फार्म से रिलेटेड जो हमारे राइट्स हैं वो सब कर्टेल कर लेगा। तो इस वजह से इनको जो है फार्मर्स अपने प्रोफेशन के लिए बहुत घातक समझ रहे हैं। तो वो अपनी बात रख रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के होते हुए, डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से, हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है इसलिए हमें यहाँ ये फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। राइट टू मतलब फ्रीडम दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ही दिया गया है। फ्रीडम का वर्ड्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि अभी हमने देखा। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, इन ए डेमोक्रेसी द पीपल शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड, that is they should be made or aware about the surroundings so that they can effectively participate in the democratic process। इसका मेन पर्पस जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो अवेयर रहें अपने राइट्स के लिए, और उनको जो है बात अपने जो चार मतलब आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उससे अवेयर रहें, अपने राइट्स के लिए अवेयर रहें, और उनके ऊपर मुखर होकर बात भी करें। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन एक तरह से लेना, पब्लिक ओपिनियन इज इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी एंड देयर फोर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन इज राइट टू नो। जो लोगों का राइट्स है, राइट टू नो, वो है शैल बी प्रोमोटेड, उसे प्रमोट करना इसका मेन पर्पस है। द पीपल हैव द फंडामेंटल राइट टू डिसिमिनेट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, मतलब लोगों को डिसिमिनेट करना चाहिए या इंटरफेयर करना चाहिए, और जो कहना चाहिए इंफॉर्मेशन है वो लेनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारी कहना चाहिए ड्यूटीज़ हैं, वो तो हमें पता ही होनी चाहिए। साथ के साथ जो लॉज बन रहे हैं या हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स ला रही हैं, उन सब के बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए। इस फंडामेंटल राइट का हमारे मतलब ये पर्पस है मेन। In this light, the right of print and telling media very important। इस सब में जो है जो मीडिया है, टेलिंग मीडिया हो या प्रिंटेड मीडिया हो, वो जैसे न्यूज़पेपर होता है या न्यूज़ चैनल होते हैं, वो सब बहुत बड़ा एक तरह का रोल प्ले कर रही हैं। जैसे सोशल मीडिया भी एक तरह का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी कहना चाहिए इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, प्रिंट एंड टेलिंग मीडिया, व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप मैसेज हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह के जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। यूट्यूब चैनल हो गए जिस पे काफ़ी सारे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वो सब कैसे है, सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा है। तो ये हमारे अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जा रहा है, लोगों को कहना चाहिए अपने राइट्स के लिए अवेयर होने के लिए बताया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें कही जा रही हैं, ये हमें डेमोक्रेटिक कंट्री या फ्रीडम देने के लिए कहा जाए, फ्रीडम टू स्पीक एंड फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्रेस करने का राइट। ठीक है, बोलने का और अपनी बात को एक्सप्रेस करने का राइट दिया हुआ है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और सिर्फ सिटीजन्स को ही मिला हुआ है। फिर इसके बाद देखते हैं, इज रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज अपॉन द प्रिंट या टेली और या सोशल मीडिया। इन सब पे क्या, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इन सब पर कहना चाहिए, सोशल मीडिया हो, टेली मीडिया हो या प्रिंटिंग मीडिया हो, इन सब के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। तो इसे हम देख लेते हैं, यस, इसका आंसर है यस, किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है अपॉन, बट इट विल नॉट इन दिस बियॉन्ड, लेकिन इसके अलावा नहीं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या कहता है वो हम ज़रा देख लेते हैं एक बार और। टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है वो कहता है, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ।
जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, जो ऑपरेशन है हमारा एग्जिस्टिंग लॉ का उसको कहना चाहिए इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे सॉवरेनिटी हो गई, पब्लिक मॉरलिटी हो गई, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो गया। तो सबसे मेन इन्हें रखा गया है, सबसे ऊपर इन्हें रखा गया है। डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ हमें लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना आना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कहीं दिक्कत होती है तो इन सब पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेली मीडिया हो। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, जब कश्मीर में कहना चाहिए वो इमरजेंसी लगी थी अभी पीछे सन 2019 में, उस टाइम पे सोशल मीडिया पर, कश्मीर की सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। तो उसका मेन पर्पस ये था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑपरेटिंग जो लॉज हैं उनको, एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उन्हें जो है बने रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, मेन चीज़ इसका मेन पर्पस है सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और केस देखते हैं, बेनेथ कॉलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें स्कैरसिटी ऑफ द न्यूज़पेपर, इसमें जो स्कैरसिटी थी मतलब स्कैरनेस थी वो न्यूज़पेपर की, उसके ऊपर बात की गई है, गाइडलाइन दी गई है। मतलब मीडिया के लिए भी गाइडलाइन है, जैसे हम सभी जानते हैं, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीमीडिया हो, सबके लिए जो गाइडलाइन दी हुई है। द स्टेट थिंग न्यूज़पेपर आर कवर अंडर बिजनेस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G, जिसमें ये कहा जा रहा है बिजनेस करने की, टू प्रैक्टिस, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G भी देख लेते हैं, उसमें क्या है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट है। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, और कोई भी ऑक्यूपेशन हमें कैरी करने का जो है फंडामेंटल राइट है हमारे पास। ट्रेड और बिजनेस करने का, कोई भी ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं, तो वो हमें दिया हुआ है। लेकिन फिर भी गाइडलाइन दी गई है, इनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाते हैं। तो इसमें क्या कहा जाए, द गवर्नमेंट सेज दैट द अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 दैट्स वाई द गवर्नमेंट import newsprint and newspaper company brought from the government। ठीक है, therefore newspaper company faces problems for provide news to the people, that's why the people right फंडामेंटल राइट्स, मतलब यहाँ राइट टू नो बिकम्स इफेक्टिव। मतलब ये है, अगर इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, जो लोगों का फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो, वो क्या है, इफेक्टिव होगा, इसलिए उसे कहना चाहिए। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G भी कह रहा है प्रैक्टिस करने का या कोई भी प्रोफेशन को करने का या बिजनेस करने का फंडामेंटल राइट है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये कहा जाए, जो प्रिंटिंग मीडिया है, टेलीमीडिया है या सोशल मीडिया है, उसको अगर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो ये हमारा कहीं ना कहीं दूसरे फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो इसमें जो है इसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती, सिर्फ इनके लिए कुछ गाइडलाइन बनाई जाती है जिसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। वो इसलिए जिससे कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, वैसे भी सोसाइटी के वेलफेयर से ऊपर कुछ भी हो नहीं सकता। फिर हम देखते हैं, ए रेस्ट्रिक्शन अपॉन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A कैन बी इम्पोज ओनली अपॉन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2। जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है उसके अलावा किसी और चीज़ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A जो है रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकता। इफ़ ए रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 देन ए स्लाइट इंक्रोचमेंट अपॉन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A विल बी परमिसिबल। मतलब अगर कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना पड़े, आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग अगर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना भी पड़े सोशल मीडिया या टेलीमीडिया या प्रिंटिंग मीडिया पर, तो वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A पर स्लाइटली क्या करेगा, एक तरह का हमला करेगा, या जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A का जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। फिर विल बी परमिसिबल, जिसे जो है परमिसिबल कर दिया जाएगा। But a material curtailment of Article 19 Clause 1 Subclause A on the ground of Article 19 Clause 6 is not permissible। लेकिन इसका जो curtailment है आर्टिकल 19 Clause 6 का, वो नहीं करा जाएगा, उसे जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे curtail नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 Clause 6 क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। Nothing in subclause G of the said clause shall affect the operation of any existing law।
मतलब जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉ हैं उन्हें इफेक्ट नहीं करेगा, उनके मतलब ऑपरेशन करने में या उन्हें इन्फॉर्म करने में, मतलब अप्लाई करने में, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 6 इज नॉट परमिसिबल, दस द न्यूज प्रिंट पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए जो है उसे तो कहीं ना कहीं मतलब सिक्योर किया गया है, साथ के साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 6 को भी सिक्योर कर दिया गया है, जिसे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ये कहा जा रहा है। फिर हम एक केस और देख लेते हैं जिसमें जो है टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस MTNL AIN 1995 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। थ्रू कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट मोर इनकम कैन बी जनरेटेड एंड greater infrastructure can be maintained so as to disseminate more information. Moreover, people also have the right to know regarding the commercial matters so that they can exercise their choice more effectively. मतलब इसमें ये कहा जा रहा है जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है उसको कहना चाहिए, उसे उसमें कर्टेलमेंट नहीं किया जा सकता या उसमें कोई कहना चाहिए रेस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज किया जा सकता। उसके पीछे मेन पर्पस ये बताया गया है जिससे लोगों को में जो है एक तरह की अवेयरनेस आए, और दूसरा कहना चाहिए जो इससे जो है पैसा जो आता है, जो इनकम होती है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाई जाती है, ये सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई जाती है। तो वो सब जैसे कि पुल वगैरह बनाना, कहीं पर सड़क बनाना, उन सब में वो पैसा खर्च होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं ये कह रहा है रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, उसे प्रमोट करने की बात कही जा रही है यहाँ पर, तो उस पर कहीं ना कहीं ये कहना है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। आज हमने जो राइट टू डेमोक्रेसी देखा है, इसमें एक केस और है जो फोन टेपिंग से रिलेटेड है। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIN 1977 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये हमने पहले भी देखा था, फोन टैपिंग वाला, जो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, तो राइट टू डेमोक्रेसी भी है, उसके भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट में मानी जाएगी। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी, इसे बनाने के पीछे, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेन मेरा पर्पस ये था, जो अभी हम देख रहे हैं इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि फार्म्स लॉज के अगेंस्ट हो रहे हैं, इससे पहले शाहीन बाग में हो रहा था NRCCA के खिलाफ कहना चाहिए, उससे पहले निर्भया केस को हो गए के अगेंस्ट भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। तो वो हम ये देखना चाह रहे थे, ये मेरा बताने का मेन पर्पस ये है कि हमारे पास जो ये राइट्स हैं, जो हम ये डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये राइट देता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमें राइट देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसमें सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और मुझे आगे ये बताइए कि मुझे कौन से और टॉपिक पे वीडियो बनानी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।